हर हर महादेव। सभी भक्तों को हर हर महादेव। स्वस्थ रहें, मस्त रहें सभी भक्त हमारे। पंडित राम गणेश महाराज जी आपके बीच में भक्ति का प्रचार लेकर आए हैं। महा शिव पुराण आपके सामने महाराज जी कह रहे हैं और काशी के इतिहास में आपको बाबा विश्वनाथ के काशी के शहर, काशी का इतिहास आपके बीच में 8वां पाठ लेकर आया हूँ। 7वां पाठ पूरा किए थे, आज 8वां पाठ आपके बीच में 25 जनवरी 2024 आपको 8वां पाठ आपको मिलेगा सुनने के लिए। कल 26 जनवरी है, आपके सामने वीडियो आ जाएगा 26 जनवरी को। और पंडित राम गणेश महाराज जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सभी भक्त हमारे प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। सब्सक्राइब करें, लाइक करें सभी भक्त हमारे। और शिव पुराण आप कथा सुने। काशी विश्वनाथ की नगरी है, काशी का इतिहास और शिव की नगरी काशी है। गणेश जी का प्रार्थना, शिव जी का प्रार्थना आप सुने। ओम ग्रीशम गणेशम गणे नीलवर्णम गजेन्द्रादिंगुलादिन्द्रुपम भवम भास्वरम भस्मांगम भवानी कलत्रम भजे पंचवस्त्रम। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ओम तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। कलयुग के देवता काशी विश्वनाथ हैं और सभी भक्त 8वें पाठ को, 8वें अध्याय को सुने। काशी का इतिहास 550 ईस्वी के लगभग गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया तथा इसके उत्तराधिकारी अनेक स्वतंत्र राजवंश उत्तरी भारत में शासन करने लगे। इसी युग में बनारस का राज्य मुखारियों के हाथ में चला गया। 560 ईस्वी आसपास कुमार गुप्त राजकुमार था। ईशान वर्मा को हराकर संभवत कुमार गुप्त ने बनारस सहित प्रयाग को मुखरियों से छीन लिया था। 647 ईस्वी में श्री हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद खाड़ेश्वर साम्राज्य में बगावत फैल गई और संभवत इस गड़बड़ी से लाभ उठाकर मगध गुप्त राजा आदित्य सेन ने अपना राज्य पुनः बढ़ाया। मगध गुप्तों में राजा आदित्य सेन ही वैष्णव धर्म का अनुयायी था। 673 ईस्वी तक आदित्य सेन ने राज्य किया। 674-700 ईस्वी में आदित्य सेन के बाद देवगुप्त द्वितीय विष्णुगुप्त के समय में भी शायद बनारस मगध गुप्तों के अधीन था। जीवित गुप्त द्वितीय के देवबर नामक लेख से मालूम पड़ता है कि जीवित गुप्त ने गोमती तट पर अपना विजय स्कंधा वार स्थापित किया था। इसे पता चलता है कि बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का जीवित गुप्त का शासन था और इस शासन में बनारस भी शायद रहा होगा। लगता है मगध में गुप्तों का राज्य
8वीं सदी के आरंभ में समाप्त हो गया। 720 ईस्वी में ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद मुखरियों का कन्नौज से लेकर बनारस तक का राज्य हर्षवर्धन के अधिकार में आ गया। हर्ष के राज्य काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री इवान चौवांग ने भारत यात्रा की और इस प्रसंग से उन्होंने बनारस भी देखा। 7वीं सदी के आरंभ में बनारस की धार्मिक और सामाजिक स्थिति पर इवान चौवांग के वर्ण से काफी प्रकाश पड़ता है। 752 में ईस्वी में मगध जीवित गुप्त द्वितीय के राज्यकाल में कन्नौज राजा यशोवर्धन ने मगध के गुप्तों को हराया। 752, 749, 794 ईस्वी तक धर्मपाल सिंहासनारूढ़ हुए, जिसने कम से कम 32 वर्ष राज्य किया। वो अपने समय का उत्तर भारत सबसे प्रतापी राजा था। बनारस भी धर्मपाल राज्य में था, पर गंगा के दोआब में इसकी विजय क्षणिक थी। मध्य प्रदेश के धर्मपाल राज्य स्थान के वत्स राज्य और राष्ट्रकूट पूर्व में खींचतानी चलने लगी। इस कस के बीच में बनारस धर्मपाल के हाथ में रहा। 794-832 ईस्वी के बीच धर्मपाल की मृत्यु हुई। धर्मपाल का पुत्र देवपाल भी बड़ा प्रभावशाली राजा था और उसका राज्य मालवा तक बढ़ गया। शायद बनारस भी उसके अधिकार में था। प्रतिहारों के बढ़ते हुए विजय पराक्रम के आगे पाटलिपुत्र पराभूत हुए और बनारस भी 850 ईस्वी के करीब प्रतिहारों की अधीनता में आ गया। काहल के लेख से पता चलता है कि गोरखपुर का एक स्थानीय शासक प्रतिहार राजा भोज का, जो 836 ईस्वी के पहले कभी गद्दी पर आया करद था। इससे यह पता चलता है कि कम से कम बनारस के आसपास वाले क्षेत्र में तो प्रतिहारों की राजसत्ता जम चुकी थी। 836 ईस्वी में प्रतिहारों ने कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लिया। 9वीं शताब्दी से शताब्दी के अंत होते होते प्रतिहारों ने अपनी राज्य सत्ता चारों ओर बढ़ा ली और उनका शासन पंजाब में पिहोवा से लेकर मध्य प्रदेश देवगढ़ तक और काठियावाड़ में पूना से लेकर उत्तर बंगाल में पहाड़पुर तक हो गया। 916 ईस्वी के करीब राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय द्वारा कन्नौज की लूट के बाद प्रतिहारों की सत्ता कमजोर हो गई, पर 10वीं सदी के अंत तक बनारस उसके राज्य में बना रहा। 10वीं शताब्दी के अंत प्रतिहारों का बल कम पड़ने लगा और उनका बनारस पर अधिकार काफी शिथिल पड़ गया था। शायद जेजाक भूति के भंग ने काशी अपना अधिकार जमा लिया। 11वीं सदी के
प्रथम चरण में काशी पर गांगेय देव कलचुरी का अधिकार हो गया। गांगेय देव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसने अपने राज्य को बढ़ाने का भी प्रयत्न किया, पर उसे भोज मार से 1050 ईस्वी हानि पड़ी। 1019 ईस्वी में महमूद गजनबी ने बनारस पर चढ़ाई करके वहां पर इस्लाम की स्थापना की। अहमद निहाल कीगीन ने इसे महमूद गजनबी की मृत्यु 1030 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1033 ईस्वी में बनाकर बनारस को लूट लिया। उसने अपने योद्धाओं और सेना के साथ 1033 ईस्वी में लाहौर से निकलकर ठाकुरों से जबरदस्ती खूब। आप सभी लोग हमारे शिव पुराण काशी का इतिहास सुने, जो बहुत कम लोग ये सब सुनाते हैं। पंडित राम गणेश महाराज जी काशी का इतिहास आपको बता रहे हैं। इस इतिहास को आप सुनेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। लाहौर से निकलकर ठाकुरों से जबरदस्ती खूब रकम असूली। बाद में वह गंगा पर उसके बाद किनारे से नीचे की ओर चला गया। एकाएक यह बनारस नाम के शहर में जो गंग नाम के राजा के राज्य में था जा पहुंचा। इसके पहले कोई मुस्लिम सेना वहां तक नहीं पहुंचती थी। नगर 2 फरसंग मुरबब्बे में था और उसमें काफी पानी था। सेना वहां सवेरे से दोपहर के नमाज तक ठहरी, क्योंकि ज्यादा ठहरने में खतरा था। बजाज गाधियों और जोहरियों के बाजार लूट लिए गए, लेकिन इससे कुछ अधिक करना नामुमकिन था। सेना के सिपाही भी इसलिए अधीर हो गए क्योंकि वह अपने साथ लूट का सोना चांदी और जवाहर रात लेकर सही सलामत लौट जाना चाहते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो महमूद गजनबी की लूटपाट से पूर्ण राजकता फैल चुकी और अहमद निहाल कीगीन के रास्ते को रोकने वाला कोई नहीं था। 1041 ईस्वी के बीच प्रयाग में गांगेय देव की मृत्यु हो गई। 1072 ईस्वी में गांगेय देव के बाद इसके पुत्र कर्ण गद्दी बैठे। कर्ण प्रभावशाली राजा था। उसने राज्य के राजा भीम 1064 ईस्वी की मदद से भोज को हरा दिया। कन्नौज पर भी दावे किए। कम से कम सारनाथ के एक लेख से पता चलता है कि बनारस गढ़ है। गढ़ के राज्य में बराबर था। 1058 ईस्वी से तो बनारस पर कर्ण का अधिकार था। जबलपुर के एक ताम्रपट्ट से, जिसका समय 1065 ईस्वी है, यह पता चलता है कि काशी में कर्ण
मेरू नाम का एक मंदिर बनवाया था। 1154 ईस्वी में कन्नौज के विभिन्न शासनों ने बनारस में मुस्लिम सूबेदारों की नियुक्ति की। 1154-70 ईस्वी में दलेल खान के पुत्र हुसैन खान की नियुक्ति की। 1170-94 ईस्वी में सैयद तलीब अली की नियुक्ति की गई। 1149 ईस्वी में भारत में मुस्लिम राज की नींव मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद पड़ी। इसी शासन के सेनानायक कुतुबुद्दीन सेवन ने बनारस के शासन जयचंद्र को असनी के युद्ध में पराजित कर बनारस पर अपना अधिकार कर लिया। यहाँ सेना के करीब 1000 मंदिरों को विध्वंस कर उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण किया। 1206 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने बनारस के सूबेदार के रूप में मोहम्मद बाकर की नियुक्ति की। यह वही व्यक्ति था जिसके नाम पर बनारस में बकराबाद मोहल्ले की स्थापना हुई। 1210-35 ईस्वी में सुल्तान सल्तुतमिश ऐबक मृत्यु के बाद दिल्ली का शासन बना। उसके साम्राज्य का वर्णन करते हुए तबकात ए नासिरी को लेखन मिनहाज उस सीरा ने बनारस को उसके राज्य का एक हिस्सा बताया है। आप लोग सभी भक्त लोग हमारे इस काशी इतिहास को सुने, बहुत अच्छा है। जीवन के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। 1266-87 ईस्वी में सुल्तान बलवन के समय में बनारस का सूबेदार हाजी इदरीस नाम का व्यक्ति था, जिसके नाम से बनारस का हाजी दरस इलाका आबाद हुआ। 1290-1321 ईस्वी में जब खिलजी वंश दिल्ली पर शासन कर रहा था, तब 1292 ईस्वी में इसी वंश का भावी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1296-1316 ईस्वी में कड़ा माणिकपुर का सूबेदार था। कहा जाता है कि तब बनारस और उसके आसपास के क्षेत्र के अलाउद्दीन खिलजी के ही अधीन थे। 1321-25 ईस्वी के समय में बनारस अलाउद्दीन अहमद नाम के व्यक्ति के अधीन था। उसके नाम पर अलाउद्दीन पूरा नामक के मोहल्ले की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक 1325-51 ईस्वी तथा फिरोज तुगलक 1351-88 के राज्यकाल में दिल्ली के सुल्तानों की सत्ता बनारस पर और सुदृढ़ हो गई। 1394 में जब दिल्ली के तुगलक शासन नासिर उद्दीन महसूद बिन मोहम्मद 1413 ईस्वी के वजीर मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने जौनपुर सुल्तानत की स्थापना की, तो बनारस जौनपुर सुल्तानों के अधीन आ गया। 1474 ईस्वी में जौनपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित कर दिल्ली में
लोधी वंश के स्थापना बहलील लोल लोधी 1451 89 ईस्वी ने बनारस को एक सूबे के रूप में एक बार पुनः दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया। बहलोल लोधी का पुत्र तथा दिल्ली का तत्कालीन शासन सुल्तान सिकंदर लोधी 1517 ईस्वी सन 1494 में अपनी सेना सहित बनारस आया। 1517-26 ईस्वी में सिकंदर लोधी के पुत्र इब्राहिम लोधी को पराजित कर बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की। उधर दिल्ली में जब सत्ता संग्राम चला रहा था, उसी समय कुछ अफगान सामंतों देश का पूर्वी भाग हत्या किया। दरिया खान नौहानी के पुत्र बहार खान नौहानी को मई 1526 मोहम्मद सुल्तान के नाम से शासक घोषित कर दिया। बनारस अब इस नए शासन के अधीन आ गया। 1529 ईस्वी में बाबर एक विशाल सेना के साथ बनारस के पास आ पहुंचा। बनारस 3 दिन तक शेर खान सूर के अधिकार में रहा। यहाँ से वह चुनार के किले पर कब्जा करने के लिए बढ़ा, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। बनारस के लिए प्रशासन शेर खान ने, जिसने सूर वंश का नींव डाली और जो शेर खान सूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सैन्य दृष्टि में बनारस के स्थान पर चुनार को अपना मुख्यालय बनाने का निश्चय किया। सुल्तान इब्राहिम लोधी के समय चुनाव का किला ताज खान सरंग खानी के अधीन था। 1540-45 ईस्वी में शेर खान की मृत्यु के बाद उसका बेटा जलाल खान इस्लाम खान की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। उसके राज्यकाल 1545-93 ईस्वी में बनारस सूर साम्राज्य का अंग बना रहा। 26 जनवरी 1556 को 45 वर्षीय हुमायूं की मृत्यु हो गई और सहस्त्र दिन बाद 14 फरवरी को उसके बेटे अकबर को कला नौर में मुगल शासन घोषित कर दिया और सन 1574 में अकबर बंगाल के अभियान के दौरान नदी के मार्ग से बनारस आया। यह 3 दिन तक रुकने के बाद नदी के रास्ते ही पटना की ओर बढ़ गया। सन 1584 में अकबर ने इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया और फिर जौनपुर के स्थान पर इलाहाबाद को सूबे का दर्जा दिया। इस सूबे में बनारस को एक सरकार जिले के रूप में सम्मिलित किया गया। औरंगजेब 1658-1707 ईस्वी ने खजुआ के युद्ध 5 जनवरी 1659 में शाह शुजा को परास्त करके इलाहाबाद सूबे पर अपना अधिकार कर लिया। 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने बनारस सहित देश के अन्य
अनेक प्राचीन मंदिरों को तुड़वाया, जिनमें बनारस का प्रसिद्ध विश्वेश्वर मंदिर भी सम्मिलित था। विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर वहां के फौजदारों ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे आलमगीरी मस्जिद या ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। वर्ष 1659 ईस्वी में ही औरंगजेब ने बनारस का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया। यह नाम कालांतर में लोगों के स्मृति पटल से भले ही ओझल हो गया हो, लेकिन औरंगजेब के राज्यारोहण के 29वें तथा 34वें वर्ष के मध्य बनारस से जारी चांदी के दुर्लभ सिक्कों पर यह नाम आज भी देखा जा सकता है। 21 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही भारत का मुगल शासन के एक महत्वपूर्ण अध्यायन का पटाक्षेप हो गया। उसके बेटों मुअज्जम आजम ए काम बख्श के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें अंत मुअज्जम गद्दी पर अधिकार करने में सफल रहा। 5 मार्च 1707 को वह शाह आलम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा। 1713-1900 ईस्वी में फर्रुखसियर अपने भाई जहादार शाह को 10 जनवरी 1713 ईस्वी में हराकर दिल्ली आया और इसी वर्ष उसने मुनव्वर खान के नेतृत्व में एक सेना बनारस क्षेत्र के जमींदारों को दमन करने के लिए भेजी। बहुत खून खराबे के बाद अनेक जमींदार मारे गए और जो बचे उन्हें जीवित ही जमीन में गाड़ दिया गया। 28 फरवरी 1719 को सैयद अब्दुल्ला खान ने फर्रुखसियर को गद्दी से हटा दिया। 28 सितंबर को बहादुर शाह प्रथम के सबसे छोटे पुत्र खुजिस्ता अख्तर जहान खान का बेटा रोशन अख्तर मोहम्मद खान 1719-48 ईस्वी के नाम से युगल सिंहासन पर बैठा। 1729-1729 में मोहम्मद शाह ने बनारस, चुनार, गाजीपुर और जौनपुर की सरकारों अपने एक दरबारी मीर मुर्तजा अली खान को बतौर जमींदारी दे दी। विख्यात अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने बनारस की पवित्रता एवं परंपराओं से प्रभावित होकर एक बार कहा बनारस इस कहा कि बनारस बहुत पवित्र स्थान है, बनारस में धर्म का स्थान है, इसको बचाना बहुत जरूरी है। बनारस भगवान त्रिशूल पर बैठे हैं, उसी के लिए बनारस की पवित्रता को देखते हुए बनारस को बचाया गया। 17-2020 के लगभग जौनपुर, चुनार, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया तथा पूर्वी मिर्जापुर के साथ साथ बनारस और मीर मुर्तजा खान नामक एक मुगल सम्राट के अधिकार में आ गया। 1740 में
मसाराम की मृत्यु हो गई। उसके स्थान पर अबुल मसूर खान ने, जो 1729 में सआदत खान की मृत्यु के बाद अफसर सफदरगंज की उपाधि धारण कर अवध का नवाब बन चुका था। मसा राम के 26 वर्षीय बेटे बलवंत सिंह को बनारस का जमींदार नियुक्त कर दिया गया। 1748 में बलवंत सिंह ने तत्कालीन मुगल शासन मोहम्मद शाह को नजराना भेजकर राजा की उपाधि तथा बनारस, जौनपुर और चुनार की जमींदारी की सन्नद प्राप्त कर ली। 1759-1806 में अंग्रेजों की शर्त मानते हुए मुगल शासन शाह आलम। आप लोग बनारस का इतिहास देख रहे हैं, बहुत कठिन है, आप लोग को मैं सुना रहा हूँ, यही बहुत विशेष है। द्वितीय ने 29 दिसंबर 1764 को एक फरमान जारी कर गाजीपुर को राजा बलवंत सिंह की जमींदारी नवाब शुजा उद दौला की निजामत से निकालकर अंग्रेजों को सौंप दी। इस प्रकार 1765 में बनारस को एक बार फिर अवध के नवाब की निजामत में सम्मिलित कर लिया गया। 22 अगस्त 1770 को राजा बलवंत सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पुत्र चेत सिंह को काशी नरेश घोषित किया गया। 18वीं शताब्दी का अंतिम चतुर्थांश बनारस के इतिहास में बहुत उथल पुथल वाला समय था। सन 1755 में अवध के नवाब शुजा उर्द दौला की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर उसका जेठ पुत्र आसफ उर्द दौला नवाब बना। नवाब बनने के फौरन बाद आसफ उर्द दौला के राजा चेत सिंह से सालाना लगान के अतिरिक्त और धन की मांग की। चेत सिंह ने 1773 में शुजा उर्द दौला द्वारा दिए गए नामे शपथ पत्र का हवाला देते हुए अंग्रेज सरकार से संक्षेप करने की आग्रह किया। 15 सितंबर 1775 को एक सदन जारी करके अंग्रेजों ने राजा चेत सिंह को बनारस के जमींदार के रूप में एक बार फिर मान्यता दे दी। आप देखिए, बनारस में बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है जो मुसलमानों ने किया है हमारे हिंदुस्तान में। आप लोग इस इतिहास को सच्चे मन से सुने। ये आपके हमारे ऊपर है, पूर्वजों के ऊपर है, जो कितने लोग मर गए बेचारे। आप इसको सच्चे मन से सुने। 7 जुलाई 1781 को वह स्वयं कोलकाता से बनारस के लिए रवाना हुआ। गवर्नर जनरल और अंग्रेजी फौजे के बनारस पहुंचने पर राजा चैत सिंह के सिपाही ने उनका कड़ा मुकाबला किया। 16 अगस्त 1781 को राजा चैत सिंह को कैद कर लिया गया, परंतु वह अंग्रेजों की गिरफ्त से निकल भागने में सफल हो गए। अब हेस्टिंग्स ने बनारस की गद्दी के राजा बलवंत सिंह के 19 वर्षीय पुत्र सहीप नारायण को चुना और 14 सितंबर 1781 को उसमें 40 लाख रुपये सालाना लगान का कबूलियत नामा लिखवाकर 20 सितंबर को उसे बनारस का राजा घोषित किया। 1747 80 47
1795 तक डंकन बनारस का रेडीजेट रहा। इन 8 वर्षों में भूमि सुधार, राजस्व प्रबंधन, न्याय तथा कानून व्यवस्था आदि क्षेत्र में उसके योगदान से संबंधित अनेक दस्तावेज नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अभिलेखागारों में उपलब्ध है। 1794 में अंग्रेजों ने बनारस का शासन अपने अधीन कर लिया। सन 1995 में राजा महीप नारायण सिंह को मृत्यु के बाद उनके पुत्र उदित नारायण सिंह को नाम मात्र के लिए बनारस का राजा घोषित किया गया। देखिए हिंदू के साथ कितना गलत हुआ है। 1791 में बनारस के रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयासों से हिंदू संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। सब भोले बाबा देख रहे हैं राक्षस लोग हमारे भारत के ऊपर कितना कष्ट दिए। सबसे ज़्यादा बनारस में परेशानी हुआ बाबा विश्वनाथ के ऊपर, सबसे ज़्यादा अयोध्या में परेशानी हुआ। अभी आपको और कथा और थोड़ा सा बाकी है, पूरा कर देता हूँ। इसको सच्चे मन से हमारे जितने सनातनियों, जितने हिंदुओं हैं, आप इसको सुने कि पंडित राम गणेश महाराज जी समय निकालकर यूट्यूब के माध्यम से आपके बीच में किए हैं। 1752 ईस्वी काशी राज बलवंत सिंह द्वारा रामनगर किले का निर्माण, 1773 के बनारस संधि अवध के नवाब सुजाऊ उद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, 1775 ईस्वी बनारस संधि राजा चेत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, 1777 ईस्वी महारानी अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर का नवनिर्माण कराया। 1781 ईस्वी वारेन हेस्टिंग्स द्वारा काशीराज चेत सिंह को अपदस्थ किए जाने के बाद वाराणसी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार 1795 ईस्वी जॉन हन डंकन बनारस से रेजिडेंट, 1791 ईस्वी वाराणसी में संस्कृत पाठशाला की स्थापना, 1809 बनारस में हिंदू मुसलमान, 1814 ईस्वी बनारस में लॉर्ड हेस्टिंग्स का आगमन और दरबार, 1824 ईस्वी बिशप हेबर की बनारस यात्रा, 1888 29 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनारस की जनगणना, 1852 ईस्वी बनारस में पीपा बारूद विस्फोट और नागर विद्रोह, 1885 ईस्वी हिंदी के उन्नायक भरतेदु हरिश्चंद्र, 1887 ईस्वी गंगा पर रेल सड़क पुल का उद्घाटन, 19 ईस्वी सदी उत्तरार्ध गणितज्ञ ज्योतिषा पंडित बापू देव शास्त्री, 1821 1890 20वीं सदी पूर्वार्ध वे सुधारकर द्विवेदी उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र और कवि वे नाटककार जय शंकर प्रसाद, 1893 काशी नगरी पचारीड़ी सभा की स्थापना, 1916 ईस्वी पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से काशी विश्वनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। 1920 ईस्वी काशी विद्यापीठ की स्थापना किया गया।
1988 ईस्वी वाराणसी का बिजलीकरण किया गया। 1937 ईस्वी भारत माता मंदिर का महात्मा गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया। 1940 ईस्वी राजघाट वाराणसी के उल्लंघन की शुरुआत। 1956 ईस्वी बुद्ध पूर्णिमा के दिन बनारस को अधिकृत रूप से पुराना वाराणसी का नाम दिया गया। चिंतामणि गणेश मंदिर वाराणसी में है। बड़े गणेश मंदिर लोहटिया वाराणसी में है। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सभी सच्चे मन से सुने। बहुत विशेष है कि हमारे पूर्वज हमारे भारत देश के लिए कितना संग्राम, कितना कठिन कष्ट उठाए हैं। आज हम अपने घर में खा रहे, पी रहे, कमा रहे हैं। ये उनकी बदौलत जो उसने हमको बचाया और अच्छे कर्म सिखाया। आज हम लोग उसी के ऊपर चल रहे हैं। तो आप सभी भक्तों को हर हर महादेव। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पंडित राम गणेश महाराज जी को सब्सक्राइब, लाइक करते रहे। काशी का इतिहास जो आपके बीच में मैं लाया हूँ, सच्चा इतिहास कोई बनाया नहीं गया है, एकदम सच्चा इतिहास है पूर्वजों के लिए। अगर आप अपने बच्चों को और कुछ आगे के लिए सही चाहते हैं तो एक हिंदू धर्म को शक्ति दे। इतने हमारे हिंदू भाई हैं, भारत देश, देश विदेश सब लोग एक दूसरे का साथ दे। तो हिंदू के साथ बहुत गलत हुआ है। और सभी भक्तों को हर हर महादेव। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। पंडित राम गणेश महाराज जी आपके बीच में भक्ति का प्रचार, काशी का इतिहास लाए हैं। और भोले बाबा बोलते हैं कि शिव की नगरी काशी है, कैलाशपति है। आप सच्चे मन से शिव की नगरी काशी में आनंद लें। जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे होई। भोले बाबा बोलते हैं कोई अनाथ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सच्चे मन से आप लोग भोले बाबा का एक लोटा जल चढ़ाएं रोज। काला तिल, सफ़ेद चावल भोले बाबा को चढ़ाएं। और पंडित राम गणेश महाराज जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब करो जिससे प्यार आपका बढ़ता रहे। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर